Okay, so good afternoon to all of you. कल मैंने आपको 2 फाइल सेंड करी थी एमसीक्यू की, एक इंटरनल कंट्रोल चैप्टर से रिलेटेड और एक ऑडिट एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर से रिलेटेड। किसी ने रीड की थी? क्वेश्चंस ट्राई किए किसी ने? Yes, am I audible? क्या मीटिंग एंड कर दूं? Yes, am I audible? Yes, ma'am. Audible. ओके तो मैंने कहा कि कल मैंने आप लोगों को एमसीक्यू का फाइल सेंड किया था, चेक किया किसी ने? Yes, ma'am. कहा था क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर नहीं किए तो इस संडे तक प्लीज दोनों चैप्टर्स रीड करना, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट एविडेंसेस, और इनके एमसीक्यूज आप लोग हैंड कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी तो ऑनलाइन मोड 90% यही लग रहा है कि ऑनलाइन मोड ही चलेगा जून अटैम्प्ट के लिए, तो ठीक है। अब कोरोना का उस पर्टिकुलर टाइम पे वापस से अगर कोविड आ जाता है तो अगेन ऑनलाइन मोड होने वाला है, तो अभी से एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते चलिए, ठीक है? अभी हैंड टू हैंड पढ़ करके एमसीक्यू पढ़ोगे तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? और सेकेंडली आपको एमसीक्यू के अंदर वो लाइंस पढ़ने को मिलेगी जो आपको आंसर के साथ में एग्जाम में लिख के आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो अपन पूरे नोट्स कंप्लीट पढ़ते हैं तो बहुत सारी लाइंस हमसे मिस हो जाती है, बट आप जब एमसीक्यू पढ़ोगे जो उनके रिलेटेड आंसर्स होंगे उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको लर्न भी होती रहेगी चीज़ें कि हमें किस चीज़ के लिए कैसे पर्टिकुलर लाइंस कंपल्सरीली हमें याद रहनी चाहिए। तो ये आपके सब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है इन फ्यूचर ऑल्सो तो भी आपके लिए बेस्ट है ही। कि आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जिसके अंदर आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस रहेंगे सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक। सारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस आपके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है? इससे पहले आपको इंटरनल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। मैम यस मैम एक बार रिवाइज करवा दो। अब आपने ना वो बोर्ड मीटिंग में एनजीटी 14 वाली जो बात बताई थी ना कि क्योंकि वैसे तो लाइक वो स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ जाता है, तो आपने क्या बताया था एक बार वो वापस बता दीजिए। इनका जो भी और मैम एक बार एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स भी एक बार टॉपिक रिवाइज करवा दो। ओके
मैंने कहा था कि जो भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स के लिए जहाँ जो भी रिजोल्यूशन पास होता है उसके अंदर पब्लिक कंपनीज को एमजीटी 14 फाइल करना होता है, कंपलसरी होता है उनके लिए एमजीटी 14 फाइल करना। ओके, नाउ एडिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स मैं बता देती हूँ। एडिकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का होगा शायद, इंटरनल कंट्रोल्स का नहीं है। जो क्वेश्चन कल अपन ने लिया था वही बोल रहे हो अर्शप्रीत? यस मैम, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ना कल का। हाँ। जो आपने लास्ट में करवाया था, वो वाला। ओके, सो एडिकेसी का मतलब होता है कि हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो हमें अगर एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट इशू किया है या जो उन्होंने वर्क किया है, ठीक है, जो भी फंक्शंस उन्होंने कंप्लीट किए हैं, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि सारी चीज़ें अच्छे से करी या नहीं करी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें आपकी असेस करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों के ऊपर आपका फोकस, आपकी फंक्शंस के ऊपर कुछ फोकस डालना पड़ेगा। अगर मुझे उनका आंसर यस में मिलता है तो ही मैं कहूँगी कि यस मैं आपके काम पे रिलाय कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं आपके काम पे रिलाय नहीं करूँगी। तो मुझे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपकी एडिकेसी जज करने के लिए, ठीक है। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, सिंपल सी चीज़ है। एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैं क्या क्या चीज़ें चेक करूँगी, आपके ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का नॉलेज कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस कैसा है, रेप्यूटेशन क्या है उसकी मार्केट के अंदर, उसके पास ऑलरेडी कितने ज़्यादा ऑडिट असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, क्या स्किल्स और कॉम्पिटेंसी है आपके स्टाफ की, क्या आप बिजनेस से इंडिपेंडेंट होकर के भी काम कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं कर रहे हैं। आप जो भी अपना ऑडिट एरिया डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी अपना ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आपने सारे एरियाज को कवर तो किया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट ने आपके ऊपर, आपके एरियाज के ऊपर स्कोप लगा कर रखा है, ठीक है। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो एडिकेट प्लानिंग तो है ना, जो भी काम कर रहे हैं वो ड्यू केयर और डेलिजेंसी से कर रहे हैं ना, मतलब कोई नेग्लिजेंटली काम तो नहीं कर रहे हो, अच्छे से अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करते हुए काम कर रहे हो ना, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अनबायस्ड होकर के ही इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं ना, कहीं कोई बायस्ड डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपका अप्रोच है काम करने का, वो आपका अप्रोच सिस्टमैटिक है या नहीं है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगी, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा किसकी, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की, कि अगर आपके ऑडिट डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें हैं तो मतलब आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एडिकेट है, आपने जो ओपिनियन इशू किया होगा वो अच्छे से सारी चीज़ें चेक करके ही आपने अपना ओपिनियन इशू किया है, तो हम आपके वर्क के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपका जो फर्म है या जो भी आपके यहाँ पे बंदे हैं उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, उनको स्कोप रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है मैनेजमेंट ने, और वो सिर्फ एक अनयूजुअल तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, उनको तरीका ही नहीं पता है कि ऑडिट करना कैसे। तो इन केसेस के अंदर क्या मैं आपके वर्क के ऊपर रिलाय कर सकती हूँ? तो ऑब्वियसली मैं आपके वर्क के ऊपर रिलाय नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर तो सकते। मुझे रिलाय करना है या नहीं करना है, इस चीज का जजमेंट लेने के लिए मैं एडिकेसी चेक करती हूँ। क्लियर? और एडिकेसी किन किन पॉइंट्स के ऊपर लेंगे, वो सारे पॉइंट्स ये 11 दिए हुए हैं। ओके मैम, एक और चीज पूछनी थी, वो आपने जो पढ़ाया था ना, कैन डायरेक्टर बी एन इंटरनल ऑडिटर, वो वाली चीज में आपने रीजन क्या दिया था? इनका डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है, तो हमें क्लियरली कंपनीज एक्ट ने कहा है सेक्शन 138 ने कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन बी इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो यस, डायरेक्टर भी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर बन सकता है।
मैम ओके मैम। यस, मैम जो फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट में फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है उसकी लैंग्वेज आई गेस। ओके मैम, करेक्शन है नोट्स में सॉल्व की जगह फ्रॉड लिखा है। ओके। मैम सेकेंडली मेरे को ये चीज अभी भी समझ नहीं आई कि अपन बोर्ड मीटिंग के लिए क्यों एमजीटी 14 दे रहे हैं। मतलब कि अपन तो मतलब जितना पढ़ा था उसमें ये था कि अपन स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ दे रहे थे, तो मैम बोर्ड मीटिंग में भी जाता है एमजीटी 14? यस, कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, बोर्ड मीटिंग्स में जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उनके लिए एमजेटी 14 फाइल करना पड़ता है। आप एक बार गूगल पे भी ट्राई करके देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा एमजीटी 14 कब फाइल होता है। तो जब बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जो भी रिजोल्यूशंस पास होते हैं उनके लिए एमजीटी 14 जाता है। मैम ये मैंडेटरी टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर में बोरोइंग फ्रॉम लोन एंड के आगे क्या लिखा है? पीएफआई का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? कहाँ पे मुझे लाइन बताइए थोड़ा। मैम इंटरनल ऑडिट जहाँ पे अपना शुरू हो रहा है वहाँ पे मैंडेटरी टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। यस मैम। लिमिट दे रखी। यस मैम, यहाँ पे बैंक के आगे पीएफआई का फुल फॉर्म क्या है मैम? पीएफआई का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो फाइनेंस करते हैं ना अपने को इंस्टीट्यूट्स, कुछ तो होती है बैंक्स और कुछ होती है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, उन्हें पीएफआईज कहते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैम ये जो एमजीटी 14 है ये पब्लिक कंपनीज के लिए ही जाएगा ना, प्राइवेट हाँ, के लिए नहीं केवल पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। जब कंपनीज एक्ट 2013 जस्ट आया ही था तब एमजीटी 14 हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी था, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। देन प्राइवेट कंपनीज, छोटी सी कंपनी भी होगी और वो बोर्ड मीटिंग करना कंपलसरी होता है, कोई रिजोल्यूशन पास होगा तो वो छोटी सी कंपनी को भी कितना सारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसलिए बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि अब ओनली पब्लिक कंपनीज को फाइल करना कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनीज को कंपलसरी नहीं है। ओके, हाँ, यस। एंड मैम आपने बताया था स्कोप डिसाइडेड बाय ऑडिट कमेटी, बोर्ड एंड इंटरनल ऑडिटर। तो मैम इंटरनल ऑडिटर खुद ही अपना स्कोप कैसे डिसाइड करेगा वो बताना। डिसाइडेड बाय का मतलब है कि हम सब जने एक मीटिंग पर बैठ करके ये डिसाइड करते कि आपको क्या का रेस्ट्रिक्शंस होगा, क्योंकि अगर हम डिसीजन लेने के लिए हम खुद नहीं बैठेंगे, आप हमारे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे और हमें डायरेक्टली हायर कर लिया आपने, तो देन हमें आपका अपॉइंटमेंट वापस से कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्कोप एक्सेस होगा तो मैं क्यों आपकी इंटरनल एज एन इंटरनल ऑडिटर आपका एक्सेप्ट करूंगी। आपने मुझे सिर्फ कह दिया कि बस आपको तो ये चीज चेक करनी है और सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अपना ओपिनियन इशू कर देना, तो ना वो चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए जब स्कोप डिसाइड होता है तो हम लोग अपने आप बैठे रहते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्कोप लॉ डिसाइड करता है या फिर आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट डिसाइड करते हैं, तो वहां सबके लिए सेम ही चीजें चलेगी कि आप हमारे ऊपर स्कोप लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। ओके मैम। चलिए, और कोई डाउट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर के अंदर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संडे तक इंटरनल कंट्रोल चैप्टर, ऑडिट एविडेंस चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना और उसके एमसीक्यू अटेंड करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्टअप हो जाएगा। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसी कौन सी की लाइंस है जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज हमेशा की लाइंस के थ्रू ही बनते हैं या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बनते हैं, तो आपकी दोनों चीजें वहां पे क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट चीज, आज से जो मैं कंपनीज एक्ट का चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो स्पेशली घर पे रीड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी रीड नहीं किए ये प्रोविजंस तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि कैसे क्या चीज हो रही है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी हैंड टू हैंड साथ में रीड करते जाना तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर थॉरोली लर्न हो जाएगा।
बाद में आपको कभी भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मान के चलिए 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आता ही आता है। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे या 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और एक 4 से 6 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। तो 6 to 8 मार्क्स मिनिमम कंटेंट करता है ये हमारा चैप्टर, इसलिए अच्छे से इसे पढ़िएगा। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका जो हमारा चैप्टर है कंपनीज एक्ट का, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, उसके नोट्स मैंने अभी आपको शेयर ऐसे तो कर दिए, अभी स्क्रीन पे शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे फिर नोट्स में से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको घर पे ही पढ़ने के लिए दूंगी, मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो चीजें आपको खुद को पढ़नी है। कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ और साथ में आपको जिन सेक्शंस का बेयर एक्ट से रीडिंग कंपलसरी है, यानी ऑनलाइन मैं आपको एमसीए की साइट से जो मेन कंटेंट डाला है कंपनीज एक्ट में वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, नोट्स के अंदर आपको क्या गिवन है, उस कंटेंट को एक्सप्लेन करते हुए वापस से सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो मैं 3 बार अगर आपको पढ़ाऊंगी तो जस्ट टाइम वेस्टिंग होगा और इतना टाइम भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको क्या करूंगी, पहले आपको नॉर्मली समझाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं आपको ऑनलाइन गूगल के थ्रू जो एमसीए का वेबसाइट है वहां से जाके प्रोविजन पढ़ाऊंगी। ठीक है, ताकि हर एक चीज आपको बेयर एक्ट के थ्रू पता चल पाए कि इस प्रोविजन में रियल में लिखा हुआ क्या था ना, उसका एक्सप्लेनेशन प्लस वो बेयर एक्ट आपको नोट्स के अंदर गिवन है। तो नोट्स विथ एग्जाम्पल, ओके। तो आपको नोट्स खुद को रीड करने हैं और ये आपका ड्यूटी है जिसे ऑनेस्टली कंप्लीट करना, कि डेली बेसिस पे ये घर पे पढ़ो। ओके, तो सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये किसी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, ये होल एंड सोल ओनली कंपनीज एक्ट के लिए है, सॉरी ओनली कंपनीज के लिए है ना। तो यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको माइंड में एकदम क्लियर करके चलना कि ये हम सिर्फ कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसके लिए बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें सोल प्रोप्राइटर के ऑडिटर के लिए नहीं है, ये सारी बातें पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर के लिए नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होता है। ठीक है, कंपनी ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल ऑडिट करता है और वो ये चेक करता है कि आपकी कंपनी ने जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए या नहीं किए। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट तो करेगा ही करेगा, साथ में एक और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उसके ऊपर में कि कंपनीज एक्ट के जो मेन प्रोविजंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए वाइल कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी साथ में वो चेक करता है। तो ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे कंपनी ऑडिटर के लिए, ओके, नॉट फॉर अदर ऑडिटर्स। तो कंपनी का टाइप अलग अलग होता है, कुछ कंपनीज होती है गवर्नमेंट कंपनीज और कुछ होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट करता है ऑडिटर का, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, उसके सारे प्रोविजंस हमें गिवन है सेक्शन 139 के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगा, कितने टाइम पीरियड में होगा, वो हर एक चीज हमें कौन से सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 139। तो 139 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन के साथ में लर्निंग करनी है, सेक्शन हमारे से 139 टू 148 इस चैप्टर के अंदर है, यानी कि ओनली 10 सेक्शंस हैं और सारे सेक्शंस आपको नेम के साथ लर्न होने चाहिए।
प्रोविजंस के अंदर जो सबसेक्शंस होते हैं वो सबसेक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेन पता होना चाहिए सेक्शन 139 किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, नाउ अब मेन कंटेंट स्टार्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। कंपनीज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजंस अलग हैं और सब्सीक्वेंट ऑडिटर के प्रोविजंस थोड़े अलग हैं, है ना। फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, जैसे मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन आज हुआ है तो मेरा जो अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, मेरी कंपनी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मैं ऑडिटर अपॉइंट करूंगी उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। नाउ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए मैं ऑडिटर अपॉइंट करूंगी उसे कहते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए फर्स्ट ऑडिटर, नाउ अब चाहे आप सेकंड के लिए अपॉइंट कर रहे हो, थर्ड के लिए, 25th फाइनेंशियल ईयर के लिए, कोई से भी ईयर के लिए, उन सबको हम क्या कहते हैं, सब्सीक्वेंट ऑडिटर। क्लियर। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा पता है कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट होती है और कौन सी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती है? यस मैम। 51% गवर्नमेंट कैपिटल होती है, होल्ड करती है ना, 1% कैपिटल होल्ड करती है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 51 और मोर शेयर्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसके शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके, तो उन कंपनीज को हमने कह दिया गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है। नाउ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी हो गई, जिनके अंदर गवर्नमेंट के पास में इससे कम शेयर है या फिर शेयर्स है ही नहीं। ठीक है, तो वो हो गई हमारे पास में नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। नाउ सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बात हो रही है ओनली, यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका ऑडिट कौन बंदा करेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखना ये चीज, नॉर्मली फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने टाइम पीरियड में, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है आपकी कंपनी का, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे एक मंथ की बात नहीं है, कोई भी 1 month याद मत रखना, 30 days है। 30 days के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में पावर है कि आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देना चाहिए। बट अगर आप फेल हो जाते हैं 30 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, तो अब ये पावर चली जाती है शेयर होल्डर्स के पास में। अब ये पावर किसके पास में चली जाती है, शेयर होल्डर्स के पास में। शेयर होल्डर्स को एक EGM हेल्ड करनी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब हेल्ड करनी है, तो विद इन 90 days, जब से आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ था उसके 90 days के अंदर अंदर, यानी कि 30 दिन निकाल लो तो 60 दिन के अंदर। समझ में आया? जब से आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ था उसके 90 days के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स को ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो अगर हम बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 30 दिन हटा दूं तो शेयर होल्डर्स के पास में कितने दिन के लिए ये राइट रहा, 60 days के लिए रहा। ठीक है, तो 60 days के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अब नाउ बात आती है कि ये ऑडिटर जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ये रहेगा कब तक हमारे बिजनेस के अंदर, ये रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। ठीक है, फर्स्ट AGM कब हो सकती है, आप AGM के सेक्शन में पढ़ चुके होंगे, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे।
जिस दिन मैंने बंदा अपॉइंट किया, ऑडिटर अपॉइंट किया, उस दिन से उसका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है और वो कब तक मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर ऑडिटर बना रहेगा, जब मेरी कंपनी का फर्स्ट एजीएम हो जाएगा उस दिन तक वो मेरी कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर रहेगा। क्लियर, समझ में आया? फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड बातें देखिए। केवल फर्स्ट ऑडिटर ऐसा ऑडिटर होता है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में कुछ टाइम पीरियड के लिए पावर रहती है कि आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। बाकी सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स के केस में कभी भी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में नहीं रहती है, हमेशा हर वक्त पावर शेयर होल्डर्स के पास में ही रहेगी। ओके, क्लियर? फर्स्ट ऑडिटर। मैम यस मैम, ये जो फर्स्ट एजीएम पे वाली बात है, ये चाहे वो ईजीएम के थ्रू हो रहा है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू, दोनों पे अप्लाई हो रही है ना? हाँ, दोनों पे अप्लाई होगी। दोनों चाहे कैसे भी अपॉइंट हो रहे हो, आप फर्स्ट एजीएम तक ही रह सकते हो। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, जैसे मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। अच्छे से समझिएगा एग्जांपल। 1 अप्रैल 2020 को मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। हमने क्या कहा, 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अगर 30 डेज के अंदर करते हो तो पावर किसके पास में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। कितने डेज के अंदर? विद इन 30 डेज। तो अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। 30 में से फर्स्ट को तो इनकॉर्पोरेट ही हुआ है, तो मेरे 30 डेज कब आएंगे? 1 मई को कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में पावर है कि वो 1 मई 2020 तक ऑडिटर अपॉइंट कर दे। अगर वो 1 मई 2020 तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो अब ये ऑडिटर की पावर किसके पास में चली जाएगी? ऑडिटर अपॉइंट की पावर शेयर होल्डर्स के पास में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, शेयर होल्डर्स नेक्स्ट 60 डेज के लिए उनके पास पावर कब तक है? मतलब उन्हें एक ईजीएम हेल्ड करना ही पड़ेगा नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर, और वहां पे ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ना अगर मान लो ये मैंने कुछ और एग्जांपल प्रिपेयर किया है। Within 30 days, then power goes to shareholders for next 60 days. Okay, then अब कोई भी अपॉइंट कर रहा है, चाहे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे उसे शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? उसका टेन्योर कितना रहेगा? फर्स्ट एजीएम तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टर्म कितनी रहेगी उसकी? फर्स्ट एजीएम तक। क्लियर, सबको क्लियर? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि भाई फर्स्ट एजीएम 30 जून को हो गई। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट एजीएम कब करवा दी हमने? 30 जून को करवा दी। 30 जून को करवा दी, तो इस बंदे का टेन्योर कितना रहा? जैसे ये अपॉइंट हुआ था 1 मई को, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया और मान लो ये अपॉइंट हुआ था 1 मई के दिन, तो इसका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 1 मई से। हाँ, 1 मई 2000, 1 साल 13 मंथ्स रहा वो, है ना? और उसका एजीएम कब हो गया हमारा? 30 जून 2021 को। तो वो 13 मंथ्स के लिए हमारे यहाँ पे ऑडिटर रहा। क्लियर, समझ में आया? यस। यस अशप्रीत। मैम, अगर ईजीएम में भी वो 60 डेज में नहीं कर पाते शेयर होल्डर मीटिंग, फिर क्या होगा? आपको 60 डेज के अंदर कंपल्सरीली करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाते तो आपको आरओसी को एक लेटर भेजना पड़ता है कि हम 60 डेज के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, तो हमें ग्रांट दीजिए, टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम अलाउड कीजिए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको थोड़ा टाइम अलाउड करता है कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसा उसको ठीक लगता है
और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। ओके मैम। ओके नाउ अब हम बात किया, अभी तक हमने किससे बात करी है, हमने फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड बातें करी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो हमने फर्स्ट ऑडिटर तो अपॉइंट कर दिया, अब अगले सालों में क्या होगा। अभी जो प्रोसेस पढ़ा वो सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर का था। अब मान लो फर्स्ट एजीएम के अंदर मेरा ऑडिटर हट गया, चला गया बंदा 30 जून को, तो अब बाकी की ऑडिट्स मेरी कौन करेगा। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। तो आपने सबने पढ़ा है कि ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होता है, एजीएम के अंदर। तो वो एजीएम की बातें सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए होती है। मोहित, ओके तो वो बातें जो हमने पढ़ी है एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस है कि वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें हमने किसके लिए पढ़ते हैं, वो केवल सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑडिटर हमेशा या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट करेंगे। क्लियर, समझ में आया मैम? यस मैम वो भी हमने निकाला था। हाँ हाँ मैं समझ गई, वो दूसरा मोहित सिंह आया हुआ था, उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। ओके नाउ सब्सीक्वेंट ऑडिटर क्लियर हुआ, कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, है ना। अब देखिए हम वापस से हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, 30 जून को हमारी फर्स्ट एजीएम हुई, तो जो हमारा पहला बंदा था मिस्टर एक्स वो छोड़ के चला गया, ठीक है, हमने उसे रिटायर कर दिया। नाउ 30 जून के दिन मैं किसी अनदर बंदे को एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करूंगी, ठीक है, किसी और पर्सन को फर्स्ट एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करूंगी। अब ये चीज ध्यान से समझिएगा, हम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, आप खुद बताइए कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। 21-22 तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब एक और चीज समझा रही हूँ, समझना ढंग से। एजीएम के अंदर आपने 4 ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा आपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन से ईयर के लिए मैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, ठीक है, जिसका ऑडिट कब होगा, मार्च 22 के बाद में। जिसका ऑडिट तो ऑब्वियसली कब होगा, मार्च 22 के बाद में। क्लियर मैम? अपन अपॉइंट पहले कर लेंगे, बाकी वो ऑडिट बाकी सब तो मार्च में करेगा ना। हाँ, वो बाकी सारी चीजें तो मार्च के बाद में ही करेगा, क्योंकि ईयर एंड पे आके ही वो आपकी यहाँ पे ऑडिट करता है। यस मैम। देन सेकंड हमने पढ़ा एनुअल अकाउंट्स, हम यहाँ पे अप्रूवल लेते हैं, पढ़ा हुआ है, अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, है ना। शेयर होल्डर्स के सामने हम ये दोनों चीजें रखते हैं और उनका अप्रूवल लेते हैं। तो अब बताइए, मैं इस एजीएम के अंदर जो 30 जून 2021 को हो रही है, इसके अंदर कौन से ईयर के अकाउंट्स की अप्रूवल लूंगी, कौन से ईयर की ऑडिट रिपोर्ट रखूंगी, 2021 की, है ना। तो ये 2021 का जो एनुअल अकाउंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वही ईयर था मेरे पास में जिसका ऑडिट किया है मैंने, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट प्लस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम वहां पे रखते हैं और क्या करते हैं, अप्रूवल लेंगे। और थर्ड हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, थर्ड हम क्या करते हैं,
डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, देन वी विल डिक्लेयर द डिविडेंड इन द AGM 30th June, which is held on 30th June 2021. क्लियर, समझ में आया तीनों चीजें? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब मैम, प्लीज, यस, ये जो फर्स्ट ऑडिटर है मैम, यही नहीं रह सकता क्या आगे भी कंटिन्यू? आपकी इच्छा है तो या नहीं, कंटिन्यू ये- कर सकते हो। नहीं, आपकी इच्छा है तो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर की। 30 जून को AGM किया, AGM के अंदर 21-22 के लिए मैंने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। मैं अभी दूसरा बंदा ऑडिटर अपॉइंट कर रही हूँ, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई मेरे अपॉइंट हुए 30 जून 2021 को। तो नाउ कंपनीज एक्ट 2013 मुझे कहता है कि आप ये जो ऑडिटर अपॉइंट करोगे ये मैक्सिमम 5 सालों तक, मैक्सिमम 5 सालों तक आपकी कंपनी के अंदर ऑडिटर रह सकता है ना। आप अपॉइंट किसको कर सकते हो? आपकी इच्छा है तो किसी एक इंडिविजुअल CA को कर सकते हो। देखिए 2 मिनट के लिए एक चीज समझना, कंपनीज एक्ट की बात बंद कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी दूसरी बात पे आ रही हूँ। क्या एक CA है, वो CA चाहे जब COP ले रहा है और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंडिविजुअली CA फॉर्म ओपन करे, ठीक है, और वहां पे प्रैक्टिस करे, यानी सोल प्रोप्राइटर का काम कर रहा है CA, ओके, या फिर वो किसी दूसरे CA के साथ में मिल करके पार्टनरशिप करे और फॉर्म ओपन करे। तो 2 जने हो गए, एक तो इंडिविजुअल और एक फॉर्म। क्लियर हुई ये बात? CA कभी भी कंपनी नहीं बनाते हैं, CA कभी भी कंपनी नहीं बनाते हैं। CA, CMA, CS ये सब या तो LLP में काम करेंगे या इंडिविजुअली काम करेंगे या पार्टनरशिप फॉर्म में काम करेंगे। एक बार रिज्वाइन कर लो।